हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। मेरा आज का वीडियो है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करूंगी। उस विश्वविद्यालय के बारे में जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस विश्वविद्यालय के बारे में जो दुनिया भर में एक समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में टॉप 10 में भी ना आता हो, लेकिन प्राचीन भारत में अगर किसी भी विश्वविद्यालय की बात की जाती थी तो नालंदा नंबर 1 पे आता था। पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आते थे शिक्षा को लेने के लिए। रहने खाने पीने की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, टीचर्स के रहने की सुविधा, मतलब इतनी खूबसूरत विश्वविद्यालय जिसके बारे में जितनी ज्यादा बात की जाए उतना ही कम है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नालंदा का अर्थ। नालंदा जो शब्द है वह संस्कृत के 3 शब्दों से मिलाकर बना है, ना प्लस अलम प्लस ता। नालंदा, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, यानी ज्ञान को देने वाला भंडार नालंदा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नालंदा वर्ड है वह एक नाग के नाम से आया है। भारतीय धर्मों में नाग देवता जिनका नाम नालंदा था वहीं से लिया गया है। और अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने करवाई थी। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में करवाई थी, मगध में करवाई थी। और मगध उस समय प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर था। भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें से सबसे जो ताकतवर था वह मगध था। बिहार को पहले मगध बोला जाता था। और यह विश्वविद्यालय पटना से 90-95 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो इस समय खंडहर पड़ा हुआ है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी कई बार यहाँ आए थे। यही वजह थी जो 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसे बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसी बीच 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नालंदा में शिक्षा को प्राप्त करते हैं और जिसके बाद से वह 15 से 16 साल तक अपना समय भारत में ही बिताते हैं। इन्होंने लिखा है कि 470 एडी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त पालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर के सबसे ऊंचे वाले भाग पे जो 80 फुट ऊंचा था, उस पे तांबे की बुद्ध प्रतिमा की स्थापना करवाया और बताया कि नालंदा प्राचीन भारत का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। यहाँ देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना बहुत कठिन था। 100% में सिर्फ 20% ही स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाते थे। और उस समय जापान से, तुर्की से, फारसी से, चीन से, कोरिया से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका जैसे अन्य देशों से स्टूडेंट्स आते थे शिक्षा को लेने के लिए। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट नहीं था जो पढ़ाया न जाता हो। गणित, ज्योतिष, राजनीतिक, इतिहास, संस्कृत तो वहाँ पे बोली भी जाती थी। माना जाता है कि उस विश्वविद्यालय में जो भाषा होती थी वह संस्कृत ही होती थी। दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, औषधि, व्याकरण और साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी दी जाती थी। मतलब इतनी सारी सब्जेक्ट एकदम फ्री में पढ़ाई जाती थी। सोने की व्यवस्था, सोने के लिए पत्थरों की चौकी बनी रहती थी। प्रत्येक मठ के आंगन में कुआं बना रहता था पानी पीने के लिए। केंद्रीय विद्यालय था जिसमें 7 बड़े बड़े क्लासरूम थे। इसके अलावा 300 अन्य भी कमरे थे। रहने की सुविधा हॉस्टल थी, खाने पीने की सुविधा थी। प्रार्थनाचार्य जो प्रिंसिपल हुआ करते थे उन लोग के लिए अलग रूम रहता था। अध्ययन कक्ष, क्लासरूम अलग रहता था। इसके अलावा सुंदर बगीचे, झील, 8 विशाल विशाल भवनें, 10 मंदिरें और लाइब्रेरी तो इतनी खूबसूरत 8-9 फ्लोर की। तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतना ही कम है। मतलब 90 लाख बुक्स कम होते हैं कि इतनी तारीफ ना किया जाए। लेकिन एक तुर्की पागल, इसको ये सब देखा नहीं गया और इसको खंडहर बना दिया। यहाँ पढ़ने वाले हर्षवर्धन, वासुबंधु, नागा अर्जुन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, इसी विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। ऐसे ही 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की दीपक जलती रही। लेकिन तभी 12वीं शताब्दी में एक तुर्की पागल को इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की दीपक जलते हुए नहीं देखी गई।
और उसने इस दीपक को ही बुझा दिया। और 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक यह विश्वविद्यालय खंडहर पड़ा हुआ है। इसका इतिहास पढ़ने पर यह मालूम चलता है कि यहाँ एक बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण हुए थे। पहला दूसरा तो एक तरह से ठीक था, लेकिन तीसरा ऐसा हुआ ना पुनः निर्माण करवाने लायक बचा और ना ही किसी ने इसको पुनः निर्माण करवाने के बारे में सोचा भी। एकदम खंडहर बन के रह गया। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय मिहिर कुल के नेतृत्व में हून सब किए थे। हून मध्य एशिया के कबीले में एक समूह को कहते हैं। हूनों के आक्रमण के बाद से स्कंदगुप्त के जो वंशज थे वह नालंदा को दोबारा रिपेयर भी करवाया और इसके साथ साथ और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत भी बनवाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में की गई थी, जो बंगाल के गौदाश राजवंश के द्वारा किया गया था, जिसके बाद से बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इसे दोबारा बनवाया था। तीसरा और सबसे खतरनाक आक्रमण तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने किया था और ऐसा किया जिसके बाद से आज भी विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में देखा जाता है। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। बहुत दिनों से उसकी इलाज चल रही थी, लेकिन हकीमों के इलाज के बाद भी उसकी सेहत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। और तभी किसी ने उसको सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं राहुल श्रीभद्र, उनसे तुम इलाज करवा सकते हो, जिससे तुम ठीक भी हो जाओगे। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमानों से इलाज नहीं करवाना था। जब फिर बीमारी बढ़ते जाती है तो वह सोचता है कि एक बार मैं इलाज करवा के देखता हूँ। तो उसने राहुल श्रीभद्र को इलाज के लिए बुलवाता है। जब राहुल श्रीभद्र इलाज के लिए आते हैं तो बख्तियार खिलजी बकलोल इंसान राहुल श्रीभद्र के सामने एक शर्त रख देता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाएगा। राहुल उसकी शर्त मान लेते हैं। वह खिलजी को कुरान देते हैं पढ़ने के लिए और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ना है, कुछ ही दिन में उसकी सेहत में सुधार हो जाएगा। और उसके बाद कुछ ही दिन में उसकी सेहत में सुधार हो जाती है, क्योंकि राहुल श्रीभद्र ने कुरान में एक ऐसी दवा लगा दी थी जो उसे पढ़ते समय बख्तियार खिलजी तक पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत जगह ये भी लिखा रहता है कि राहुल श्रीभद्र उस कुरान में एक दवा मिलाए थे, जिसके चाटने के बाद से बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। जब बख्तियार खिलजी को इस बात की जानकारी मिलती है तो सोचने लगता है, इन काफिरों के पास मुसलमान हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे। बस इसी भावना में बख्तियार खिलजी निर्णय लेता है कि वह इस ज्ञान की स्रोत को ही मिटा देगा और फिर शुरू कर दिया नालंदा की बर्बादी। फिर 200 घुड़सवारों के साथ बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए आ गया था। और उस समय 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट थे। इन सब ने कभी ये कल्पना भी नहीं किया था कि इस विश्वविद्यालय को या मुझे कभी सुरक्षा की भी जरूरत होगी। 1999 में इस तुर्की शासक बख्तियार खिलजी बकलोल ने विश्वविद्यालय में रहने वाले अनेक धर्माचार्यों को और बौद्ध भिक्षुओं को हत्या करवा दिया था। बिहार में चुन चुन कर सभी बौद्ध मठों को नष्ट करवा दिया था। विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि आग लगने के 3 माह बाद तक उस विश्वविद्यालय में जो 90 लाख बुक थी, 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, वह 3 माह बाद तक जलती रह गई थी। उस विश्वविद्यालय में लाखों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो विलुप्त हो गया, जो आज दुनिया में बहुत ज्यादा काम आता। उस विश्वविद्यालय को ज्ञान की देने वाली भंडार के नाम से जाने जाने वाला विश्वविद्यालय आज खंडहर पड़ा हुआ है। यह आक्रमण इतना गंभीर था कि इसके बाद उसी रूप में लाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बचा था तो बस दीवारों का अवशेष। बख्तियार खिलजी ठीक होने के बदले इतना अच्छा गिफ्ट दिया भारत को क्या पूरे विश्व को, जिसने पूरे ज्ञान के भंडार को ही जलाकर राख कर दिया। अब इस ज्ञान को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, लेकिन भारत सरकार ने इसको दोबारा बनवाने की शुरुआत की बात कही थी मार्च 2006 में।
जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब थे, उन्होंने पुनर्विचार की बात रखी थी और 1 सितंबर 2014 में लगभग 800 साल बाद इस विश्वविद्यालय को दोबारा चालू किया गया है। अभी जो पुराना वाला खंडहर नालंदा पड़ा हुआ है उसको 10 साल पहले या 100 साल पहले भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो नया वाला नालंदा बना है वो आज जितने लोग हैं उसको देख सकते हैं। वो बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही खूबसूरत बना है। बस पुराना वाला है उसको हम लोग इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि हाँ उसमें इतने टीचर्स थे, इतने स्टूडेंट्स थे, इतनी सारी उसमें बुक्स थी, ये सब जानते हैं। लेकिन जो नया वाला है उसमें आप जाके अभी आप एडमिशन भी करवा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा बना है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।